इंडिया ही भारत है, भारत ही इंडिया है, आप कहां कहां से बांट पाओगे? जैसे मोदी ही अडानी है, अडानी ही मोदी है, वैसे भारत ही इंडिया है, इंडिया ही भारत है, कैसे बांट पाओगे? बिहार वालों, आपने हमेशा से अगुवाई की है, रहनुमाई की है, नुमाइंदगी की है, आपको आने वाले दिनों में भी करना है, क्योंकि वक्त जहां आकर के आज खड़ा है, यहां हमारे बौद्ध भिक्षुक बैठे हुए हैं। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की अगुवाई में संविधान सभा ने कहा था कि इंडिया दैट इज भारत। आज इंडिया अलायंस की बढ़ती हुई स्वीकार्यता से यह सरकार इतना परेशान हो गई है कि इंडिया नाम से उसे चिढ़ हो गई है। मैं तो सरकार से कहना चाहता हूं, क्यों बांटना चाहते हो? इंडिया ही भारत है, भारत ही इंडिया है, आप कहां कहां से बांट पाओगे? जैसे मोदी ही अडानी है, अडानी ही मोदी है, वैसे भारत ही इंडिया है, इंडिया ही भारत है, कैसे बांट पाओगे? और अब आपको इतना चिढ़ हो गई है कि हर जगह से आप इंडिया शब्द हटा दोगे। तो मैं इस सरकार से पूछना चाहता हूं कि कहां कहां से हटाओगे आप इंडिया? क्या पासपोर्ट से हटा दोगे रिपब्लिक ऑफ इंडिया? अगर इंडिया सबसे चिढ़ है तो क्या जो भारतीय नोटों पर, जिसे आपने खुद चलाया है, उस पर लिखा हुआ है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो क्या वो इंडिया हटाने के लिए आप देश को एक और नोटबंदी थोपने जा रहे हैं? मेरा इस सरकार से सवाल है, तो क्या देश दूसरी नोटबंदी के लिए तैयार रहे क्योंकि आपको नोट पर से इंडिया हटाना है? अगर आपको इंडिया शब्द से इतनी चिढ़ है तो एम्स में भी इंडिया है, आईआईटी में भी इंडिया है, आईआईएम में भी इंडिया है, इसरो में भी इंडिया है, कहां कहां से हटाओगे इंडिया? और ये जो आप बहस खड़ी करना चाहते हैं भारत बनाम इंडिया, नहीं नरेंद्र मोदी जी, आप ये बहस नहीं खड़ी कर पाएंगे, क्योंकि हम कांग्रेस हैं, हमारा पूरा नाम ही है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। राहुल गांधी जी ने 3,500 किलोमीटर पैदल चलने का बीड़ा उठाया, तो उस यात्रा का नाम क्या रखा? भारत जोड़ो यात्रा। आप ये बहस नहीं खड़ी कर पाएंगे। आप छोड़ दीजिए कभी नेहरू जी पे इल्जाम लगाना, कभी कांग्रेस पे इल्जाम लगाना। मैं तो इन दिनों बड़ा खुश होता हूं जब नरेंद्र मोदी जी के भाषण सुनता हूं, फिर मैं 1 साल पूर्व के उनके भाषण याद करता हूं, जब वो कहा करते थे भारत कांग्रेस मुक्त होने जा रहा है। आज स्थिति यह हो गई है कि कांग्रेस की अगुवाई में जो अलायंस बना है, उसका खौफ इतना है, उसका डर इतना है कि अब उस नाम से परहेज करने लगे। जबकि अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय पे शाइनिंग इंडिया से लेकर के स्टार्टअप इंडिया, खेलो इंडिया, मेक इन इंडिया, कितने कितने कार्यक्रम खुद ही इंडिया के नाम से चलाने वाले प्रधानमंत्री जी इन दिनों इंडिया शब्द से खतराने लगे। गया वालों, बड़ी जिम्मेदारी भरी आपसे एक बात कहता हूं, जो सरकार अपना चलाया हुआ 2000 का नोट 7 साल नहीं चला सकी, वो हमसे 70 साल का हिसाब मांगती है। जो अपना चलाया हुआ नोट नहीं चला पाए, वो देश क्या चलाएंगे? नहीं चला पाएंगे, क्योंकि ये देश बहुत खूबसूरत है। ये देश एक गुलदस्ते की तरह है, इसमें अलग अलग तरह के फूल हैं। वो चाहते हैं कि सब एक रंग का हो जाए। नहीं, एक रंग होने से गुलदस्ता नहीं बनता है, उसमें अलग अलग फूल होने चाहिए। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, दलित, बौद्ध, जैन, पारसी सब हों, तब खूबसूरत लगेगा। लेकिन बिहार वालों, गया वालों, जिम्मेदारी, अगर लड़ाई बड़ी है तो फिर जिम्मेदारी भी बड़ी है। आपको अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। घर बैठने से काम नहीं चलेगा, निकलना पड़ेगा। मैं उमैर को बहुत बधाई दूंगा, बहुत मुबारकबाद दूंगा। जब भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई तो एआईसीसी की तरफ से, चूंकि मैं माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, तो मुझसे कहा गया कि आपके विभाग के कुछ लोग अगर भारत जोड़ो यात्रा में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो उनका नाम दीजिए। तो मैंने 10-12 नाम भेजे, जिसमें से 6 नाम फाइनली सेलेक्ट हुए।
मैं खुद भारत यात्री बनने के लिए बड़ी जद्दोजहद करता रहा कि मेरा भी नाम शामिल करिए, मैं भी राहुल जी के साथ पैदल चलूंगा। लेकिन एआईसीसी ने एक मानक बना रखा था कि जो विभागों के अध्यक्ष हैं या फिर फ्रंटल के अध्यक्ष हैं वो आधिकारिक तौर पर भारत यात्री नहीं बन सकते, जिसे चलना है वो चले, कोई रोक टोक नहीं है। तो उमैर खान ने न सिर्फ 3,500 किलोमीटर यात्रा पूरी की, हमारे विभाग की तरफ से जेबा जी बैठी हैं, शहनवाज साहब बैठे हैं, बाकी जो हमारे भारत जोड़ो यात्री हैं वो हमारे साथी हैं, और 3 और हमारे यात्री थे जो लगातार चलते रहे राहुल जी के कंधे से कंधा मिला करके। और जब ये चलते थे राहुल जी के साथ और जब आगे बढ़ते थे, मैं साथ कभी कभी कई जगहों पे साथ होता था, तो मुझे बार बार राहुल जी की तरफ देखता था और शकील आजमी का शेर याद आता कि चांद में ढलने सितारों में निकलने के लिए मैं तो सूरज हूं, बुझूंगा भी तो जलने के लिए। मंजिलों मंजिलों तुम ही कुछ आगे की तरफ बढ़ जाओ, मंजिलों तुम ही कुछ आगे की तरफ बढ़ जाओ, रास्ता कम है मेरे पांव को चलने के लिए। और ये यात्रा पूरी करके आए। तारिक साहब, आपने तारीफ के 2 लफ्ज कहे हमारे डिपार्टमेंट के लिए, वो मेरे लिए सनद की तरह है, वो प्रमाण पत्र है। जब ये यात्रा समाप्त हो गई तो मैंने सोचा इस यात्रा के संदेशे को लेकर के गांव-गांव जाना चाहिए। तो हमारे डिपार्टमेंट ने यह तय किया, फैसला किया कि हम पूरे देश में 100 भारत जोड़ो सम्मेलन करेंगे, अलग अलग फॉर्म में। कहीं भारत जोड़ो सम्मेलन करेंगे, कहीं भारत जोड़ो जनसंवाद करेंगे, कहीं भारत जोड़ो मुशायरा करेंगे, कहीं भारत जोड़ो बुनकर सम्मेलन करेंगे, कहीं भारत जोड़ो छात्र सम्मेलन करेंगे। उस कड़ी में एक 11वां कार्यक्रम है और मैं गया की मिट्टी को सलाम करता हूं। आप जितनी बड़ी तादाद में आए और जितनी देर बैठे हुए हैं उसके लिए आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। मैं बीच में बीमार हो गया, मुझे डेंगू हो गया था, मैं 10 दिन हॉस्पिटल में रहा। तारिक साहब वहां भी हालचाल लेने के लिए आए। तारिक साहब में जो एक खूबी है, राजनीतिक मंचों पे मैं तारीफ करने से नहीं खुद को रोक पा रहा हूं। जिस तरह से ये रिश्तों को निभाते हैं वो अपने आप में बहुत अनूठा है और मुझे लगता है एक बार जोरदार ताली तारिक अनवर साहब के इस खूबी के लिए जरूर बजनी चाहिए। ये एक मुश्किल वक्त है और इस मुश्किल वक्त में हम सबको कहीं ना कहीं अपने तौर पर राहुल गांधी के उस संदेशे के लिए राहुल गांधी के साथ खड़ा होना चाहिए। राहुल जी ने कहा था ना कि यात्रा रुकी नहीं है। जिस दिन यात्रा समाप्त हुई उसके बाद राहुल जी ने अपना फॉर्मेट बदला। वो कभी चले जा रहे हैं मुखर्जी नगर यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्रों के बीच में, वो कभी चले जा रहे हैं किसानों के बीच में। धान लगाती हुई तस्वीरें आप सबने देखी होंगी। दरअसल वो धान नहीं लगा रहे थे बल्कि धान बो रहे थे भाजपा वालों के लिए। भाजपा ने पिछले 9 साल में झूठ के अलावा और कुछ नहीं किया है। आपने बिहार में भी थोड़ा बहुत उन्हें आंशिक रूप से झेला है, हम दिल्ली में बैठ करके उन्हें झेल रहे हैं। उन्होंने झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं किया है। अभी मोदी जी ने बोला ना आपके यहां दरभंगा में एम्स वाला मामला, मतलब कहीं कुछ है ही नहीं और एम्स बन के तैयार हो गया। यह है भाजपा की राजनीति। वो भाजपा के एक नेता एक गांव में पहुंचे, अखिलेश भाई, उन्होंने ग्रामीणों को इकट्ठा किया, बड़े भोले भाले लोग थे, बिल्कुल बोध गया की तरह। इकट्ठा किया ग्रामीणों को, बोले बताओ तुम्हारी क्या समस्या है, मैं भाजपा का मंत्री हूं, मैं समस्या समाप्त कर दूंगा तुम्हारी। तो ग्रामीणों ने, भोले भाले लोग, उन्होंने कहा कि साहब हमारी 2 समस्या है। तो बोले बताओ। तो उन्होंने कहा पहली समस्या सर हमारी ये है कि हमारे यहां हॉस्पिटल नहीं है, डॉक्टर नहीं है। तो भाजपा के मंत्री जी ने फोन निकाला और नंबर डायल किए, पता नहीं कहां और पता नहीं क्या बोला। बोले ठीक है लो, मैंने तुम्हारी पहली समस्या हल कर दी, बताओ दूसरी समस्या क्या है। तो सामने से एक ग्रामीण बोला साहब इस दूसरी समस्या यह है कि इस गांव में एक भी मोबाइल का नेटवर्क नहीं है। तो इस तरह से राजनीति चल रही है भाजपा की। झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं किया। नारा क्या था? बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। सुना था ना? और फिर इस नारे को उन्होंने ऐसा घुमा घुमा के मारा हमारे आपके ऊपर कि जो गैस सिलेंडर 400 रुपए का था उसे कितने का कर दिया? 1200 का। और फिर इन दिनों क्या किया? 200 सब्सिडी दे दी।
मतलब पहले 800 लूटो और उसके बाद 200 दे करके कहो कि खुश रहो। मैं तो शायर हूं। एक बार चंबल में मुशायरा हुआ, डाकुओं के इलाके में। डाकुओं ने मुशायरा कराया, बड़ी इज्जत दी, शायरी सुनी, और बाद में सारे शायरों को जो पेमेंट कहा था वो पेमेंट भी दिया, और पेमेंट देने के बाद ला करके चंबल की सरहद के बाहर छोड़ दिया। सारे शायर बहुत खुश कि जो सबको लूटते हैं हम उनसे आज लेकर के आ रहे हैं, उनसे पेमेंट लेकर के वापस आ रहे हैं। जब 2-4 किलोमीटर निकल गए तो डाकू फिर पलट के वापस आए, और जो दिया था और जो पहले से पास में था सारा का सारा लूट लिया। इस घटना को आप उससे मत जोड़िएगा। तो शायरों ने कहा भैया ये क्या, आपने अभी तो इज्जत दी, फिर पेमेंट दिया, फिर सारा लूट भी ले रहे हैं, जब लेना था तो दिया क्यों? तो डाकू ने कहा देखिए भाई, वो हमारी मेहमान नवाजी थी, ये हमारा काम है, अपना काम तो करना पड़ेगा हमें। तो सरकार अपना काम करने से नहीं चूक रही है। पहले आपसे 800 लूटती है, फिर 200 दे के कहती है चलो लगाओ नारा, खुश हो जाओ। वो पेट्रोल डीजल जो 58 रुपए लीटर था आज 100 रुपए के पास पहुंचा दिया। यह सरकार वो सरकार है जो अपनी पसंद की फिल्मों पे टैक्स माफ करती है लेकिन कफन पर जीएसटी लगाती है। यह सरकार वो सरकार है जो अपनी पसंद की फिल्मों को रियायत देती है लेकिन पेंसिल पर जीएसटी लगाती है। यह सरकार वो सरकार है जो आटा, चावल, दूध, दही, पनीर, छाछ, लस्सी, किस चीज पर जीएसटी नहीं लगा दी इस सरकार ने। यह उद्योगपतियों की सरकार है, यह अमीरों की सरकार है, यह गरीबों की सरकार नहीं है। और फिर उससे ध्यान हटाने के लिए आपको उलझा किसमें देंगे? हिंदू में, मुसलमान में, सिख में, ईसाई में। मैं आपसे यह अनुरोध करना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा है वह इसीलिए थी। मीडिया के एक साथी ने मुझसे पूछा कि इमरान साहब भारत जोड़ो यात्रा का मकसद क्या है? मैंने कहा राहुल गांधी जी ने इस बार बहुत बड़ा टास्क लिया है। वो जानते हैं कि इस देश में जब तक नफरत कम नहीं होगी तब तक भाजपा कम नहीं होगी, इसलिए उन्होंने लंबा टास्क लिया है नफरत कम करने का। कन्याकुमारी से कश्मीर निकले हैं, और आप ये पाएंगे कि राहुल जी की उस यात्रा के बाद माहौल बदला है। बदला है या नहीं बदला है? बताइए मुझे। बदला है। आज देश में मोहब्बत की दुकानें अलग अलग सूबों में खुल रही हैं। कर्नाटक में खुली, इतनी शानदार दुकान खुली। प्रधानमंत्री जी जा करके मंचों पर खड़े होकर के धार्मिक नारे लगाते रहे, लेकिन जनता ने नकार दिया। कांग्रेस को प्रचंड बहुमत के साथ जिताया, हिमाचल में जिताया। और अभी ये जो बाई इलेक्शन हुए 7, उसमें अभी तारिक साहब ने बताया ही कि 4 इंडिया अलायंस जीता है, 3 भाजपा जीती है। तो मैं बधाई दूंगा भारत जोड़ो यात्रा को आंशिक रूप से या मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से जिसने भी रत्ती भर सहयोग किया है वो बधाई का पात्र है। आप बहुत थक चुके हैं, मैं जानता हूं। मैं एक आध शायरी नहीं सुनाऊंगा तो आप धीरे धीरे नाराज होते जाएंगे, क्योंकि भाषण आपने बहुत सुन लिया है, मैं जानता हूं। मैं एक छोटी सी नज्म आपको सुनाता हूं, फिर आखिर में एक और नज्म सुना करके अगले 7-8-10 मिनट में इस सभा को स्थगित करूंगा अगले किसी प्रदेश में सभा होने के लिए। कि कहां सोया है चौकीदार। थक गए हैं क्या? नहीं थके हैं ना? उधर जो ऊपर हमारे बुजुर्ग बैठे हैं जो तीसरी मंजिल पे हैं, उनसे भी सबकी शिरकत। हाँ, मतलब बैठ के ताली बजाइएगा, कूदिएगा मत वरना दिक्कत हो जाएगी। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। मैं नाम नहीं लूंगा, आप बहुत समझदार लोग हैं, बोध गया के लोग हैं भाई। सारा ज्ञान का बोध तो यहीं आकर के होता है। मुझे लगता है एक बार प्रधानमंत्री जी को भी आना चाहिए इन दिनों। याद है वो नारा? भाइयों बहनों, मेरे हाथ में भारत के देश के खजाने की तिजोरी की चाबी सौंप दो, मैं देश नहीं लुटने दूंगा। ये नारा याद है ना? कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। पेट्रोल ने सेंचुरी मार ली, गैस 1000 के पार। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार।
वो पिछले दिनों अखिलेश भाई, हम सदन में बैठे हुए थे, प्रधानमंत्री जी ने भाषण देना शुरू किया राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद। तो ये बोले कि भाई देखो कैसे ड्रामेटिक तरीके से भाषण दे रहे हैं। तो मैंने कहा देखो कुछ चीजों की तो तारीफ करनी चाहिए। वो भोपाल के एक शायर हैं, उन्होंने कहा है कि वो अब तिजारती पहलू निकाल लेता है, मैं कुछ कहूं तो तराजू निकाल लेता है, मैं इसलिए भी तेरे फन की कद्र करता हूं, तू झूठ बोल के आंसू निकाल लेता है। तो कुछ खूबियां तो हैं, उन खूबियों की तारीफ भी करनी चाहिए। लेकिन मुझे आज तक इस देश में दूसरा व्यक्ति ऐसा नहीं मिला। अभी तारिक साहब से कहा जाए कि आपके साथ पढ़ने वाले जो लोग थे उनमें से कुछ आपके क्लासमेट मिल जाएंगे, तो 2-4 आदमी जरूर मिल जाएंगे और वो इनके टच में भी होंगे। अभी अखिलेश भाई से कहा जाए कि आपके साथ ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में कौन लोग थे, तो ये भी अपने कुछ दोस्तों के नाम बता देंगे। लेकिन आज तक पूरे देश में दूसरा व्यक्ति नहीं मिला जो ये कहता हो कि मैंने नरेंद्र मोदी के साथ एमए किया है पॉलिटिकल साइंस में, नहीं मिला। और तो और आपका जो प्रोफेशन हो, मैं हिंदुस्तान के किसी इलाके में जाऊं 10-20 लोग मिलेंगे जो कहेंगे मैंने फला जगह पे आपका मुशायरा सुना था। लेकिन आज तक मुझे दूसरा व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जो ये कह दे कि मैंने नरेंद्र मोदी जी की बेची गई चाय पी है, नहीं मिला। मैं पंक्तियां पढ़ता हूं। मैं इस वक्त नेता कम शायर की हैसियत से ज्यादा खड़ा हूं, इसलिए शायर को बड़ा अधिकार होता है इन चीजों को सलीके से बोलने का। तो मैं आपको पंक्तियां सुनाता हूं। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार, कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। ऐसे काम नहीं चलेगा, इतनी कमजोर ताली से काम नहीं चलेगा। गया से उठी आवाज तो दिल्ली तक जानी चाहिए ना, कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है, कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा, रेल बिक गई। और अगला जो मिसरा है ना, उस पे आपको अगर लगे कि हाँ ये बात कही जानी चाहिए थी, तो फिर उसी तरह आपकी दुआएं भी चाहिए, कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है, कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा, सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा, कि जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार।